अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने उसी प्रोग्राम में जो कि आप बहुत शौक़ से देखते हैं, कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है यहाँ पर। आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में मुझे असिस्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं सर साद शहीद, जो कि जर्मनी से लाइव आते हैं। सर से भी हमारा रब्ता हो रहा है, जैसे ही वो लाइन पर अवेलेबल होंगे हम उनसे आपकी बात भी ज़रूर कराएंगे। और एक सरप्राइज़ जो मैं आज आपको देना चाहती हूँ अपने शो पर, वो है कि आज हमारे साथ हमारे एक प्रोफेशनल जाफ़र अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं चाहूँगी कि अपने नाजरीन को थोड़ा सा आपके एक ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। जाफ़र साहब विलिंग वेज प्रोफेशनल भी हैं और इसके साथ साथ वो NLP में काफ़ी महारत रखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने MS की डिग्री हाल ही में हासिल की है और बहुत ही शानदार स्किल्स के साथ वो अपने काम की प्रैक्टिस करते हैं। सो आज सर हम उसी टॉपिक पे आपके साथ भी बातचीत करेंगे। और आज का प्रोग्राम थोड़ा फॉर्मेट से इस वजह से भी हटके है कि आज के प्रोग्राम में मैंने लास्ट शो से जो क्वेश्चंस हैं उनको उठाया और आज हम बातचीत करेंगे इसी रेफरेंस में। सो मेरा जो पहला सवाल है वो बहुत ही शानदार है। हारिस इफ्तिखार साहब जानना चाहते हैं, इनका जो क्वेश्चन है वो तकरीबन 3 चंक्स में है। पहले तो वो कहते हैं कि व्हाट इज़ वैलिडेशन। हम डिटेल में वैलिडेशन के ऊपर बातचीत कर चुके हैं, मगर मैं चाहूँगी कि आज फिर इनके सवाल को एड्रेस किया जाए। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द वैलिडेशन एंड डू वी नीड इट, और इसके अलावा इज़ इट अ साइन ऑफ वीकनेस। सो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से एलैबोरेट किया जाए वैलिडेशन को कि इसकी ज़रूरत जो है वो पूरी तरह से हमारे नाजरीन को समझ आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा हारिस साहब का सवाल है। सबसे पहले तो मैं इनके सवाल को वैलिडेट ही करूंगा कि बहुत अच्छा और जानदार सवाल इन्होंने पूछा। सबसे पहला उनका जो सवाल का हिस्सा है वो ये है कि वैलिडेशन है क्या। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ। पिछले प्रोग्राम्स भी आपने डेफिनेटली देखे होंगे, वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कम्युनिकेशन के हवाले से जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो जनरल हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं इसे कहूँ तो तस्दीक करना। वैलिडेट का मतलब होता है कि तस्दीक करना, किसी चीज़ को मान लेना। लेकिन ये तस्दीक करना और तस्लीम करने से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जब ओवरलैप किया जाता है या कंफ्यूज किया जाता है तो तस्दीक करना और तस्लीम करना दोनों चीज़ों को एक ही समझ लिया जाता है। कम्युनिकेशन में वैलिडेशन से मुराद तस्दीक करना इस तरह से है कि आप अगले बंदे की फीलिंग्स को, अगले बंदे के एहसासात को, जो वो बात कर रहा है उस बात को तस्दीक करते हैं। ये तस्दीक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं या किसी भी वक्त दिन में सोशल मीडिया अपना खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो उसमें हम हज़ारों स्टेटस फ़ोटोज़ देखते हैं। उनमें से कोई एक हमारी आँख के सामने से गुजरती है तो हम उसे लाइक कर देते हैं, तो हमने उसे वैलिडेट कर दिया, हमने अपनी एक राय का इजहार कर दिया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने उस सारी फ़ोटो की या उससे मुतल्लिक जो भी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो कम्युनिकेशन में वैलिडेशन बिल्कुल इसी तरह से, जब हम किसी दूसरे बंदे को सुनते हैं तो सुन के हम वैलिडेट कर देते हैं। एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ अपनी फीलिंग्स और एहसासात के हवाले से। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा अपनी मदर के साथ किसी मॉल में या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ वो घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, तो बच्चा एकदम से कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैंने अभी कुछ खाना है। अब मदर के पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो कहती है कि आपको कोई भूख नहीं लगी है और खाना नहीं खाएंगे, आप बाद में खाना खा लेंगे, किसी तरह से उनको, या अभी खाने का वक्त नहीं है, बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल। दूसरी स्टेट अगर प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट से देखें तो वो ये आती है कि मदर कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपको भूख लग गई होगी, भूख लग सकती है, यहाँ पे घूमते फिरते आप थोड़ा थक गए होंगे या भूख भी लग गई होगी, लेकिन खाना खाने का अभी वक्त नहीं है, अभी हम घर जाके खा लेंगे या किसी और कॉर्नर पे, फूड कॉर्नर पे हम गुजरते हैं तो वहाँ से कुछ लेके खा लेंगे। इसमें मदर ने वैलिडेट किया बच्चे की फीलिंग्स को, एहसासात को कि भूख लगी है, ये हकीकत है, खाना बाद में खाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन में भी जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो वैलिडेशन इसी तरह से, जब हम दूसरे बंदे को सुनते हैं तो हम उनके दुख को, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर देते हैं, उनकी तस्दीक कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जैसे उस माँ ने फिल फॉर से खाना बना के उनके सामने पेश कर दिया था, तो कम्युनिकेशन में भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम फिल फॉर से कोई उनके लिए सलूशन निकाल दें, कोई उनको ऐसा जवाब दे दें जो फ़ौरन से वर्क करता हो।
और कम्युनिकेशन में लाजमी नहीं कि जितने लोग आपसे बातचीत कर रहे होते हैं सारे लोगों का एक ही डिमांड होती है कि उनका सलूशन फ़ौरन से उनको पेश कर दिया जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ आपसे बात करने की गरज से बात करते हैं, जिसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में कैथारसिस की टर्म इस्तेमाल करते हैं कि लोग बात करने की गरज से, अपना दुख शेयर करने की गरज से आपसे बातचीत कर रहे होते हैं। उनको कतन किसी किस्म के सलूशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको फिल फॉर ऐसी किसी कोई डिमांड नहीं करते कि फ़ौरन से मेरा मसला हल किया जाए। वो आपसे बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं और फिर उसके बाद वो खुद ब खुद बिना किसी ऐसे सोल्यूशन की डिमांड किए चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको ये अपने जज्बात का इजहार करूँ कि आज मौसम बड़ा शानदार हो रहा है और लाहौर में इस वक्त बड़ी ही खूबसूरत हल्की सी बारिश और उसके साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं। सो ऐसे में हमारा बड़ा दिल चाह रहा है कि हम आउटडोर जाएं और मौसम को एंजॉय करें। अब मैं अगर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती हूँ या अपने इमोशंस को मैं एक्सप्रेस करती हूँ, यहाँ पर वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरे कोलीग्स ये कहें कि फिर बेहतर तो ये है कि आप काम से छुट्टी करें और आप अपनी इस नीड को पूरा करें या आपकी जो विश बन रही है आप इसके साथ गो थ्रू हो। यहाँ पर वैलिडेशन जाफर साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वैलिडेट करें मेरे इस मेरी इस नीड को, तो आप कैसे करें? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मुतफिक हूँ कि बाहर का मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा एक रोमांटिक सा मौसम बना हुआ है। बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ, लेकिन अभी चूँकि काम करने का वक़्त है तो पहले हम अपने काम को निपटाएंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हम बाद में इनकी तरफ जाएंगे, प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे चीज़ों को। और सबसे पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट वैलिडेशन में ये है कि वैलिडेशन हमेशा हमें ये सिखाता है कि जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वहीं पे रखा जाए। यानी कि अगर जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि काम करना है, आपने अपने पेशेंट्स को देखना है, उनके सेशंस करने हैं, तो आप उनकी तरफ से बजाय इसके कि फिल फॉर आप बाहर जाना शुरू कर दें। या जिम्मेदारी आप उठाएं कि जैसे अगर मैं अपना ज़रूरी काम छोड़ के अपने इमोशंस के साथ गो थ्रू करती हूँ और इससे मेरी वर्किंग लाइफ या मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे या मेरी दूसरी लाइफ के ऊपर अगर इफ़ेक्ट आता है, तो फिर यहाँ पर मुझे मेरे लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होगी कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँ या अपने इमोशनल ब्रेन के साथ मैं डिसीजन बनाऊँ। सो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि आप भी दूसरे को इस किस्म के मशवरे ना दें कि जिससे कि वो उसका इमोशनल ब्रेन जो है वो मज़ीद पावरफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वैलिडेशन, दूसरा सवाल का हिस्सा उन्होंने पूछा कि क्या हमें ज़रूरत है वैलिडेशन की? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हारिस साहब, हमें वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन में। हम बहुत दफ़ा बात कर ही इसलिए रहे होते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और तस्लीम किया जाए, तस्दीक किया जाए, उसकी तस्दीक की जाए कि वाकई है। अगर थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो साइकोलॉजी में प्रॉपर तरीके से एक ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है जो इसकी प्रॉपर हायरार्की सेट करता है। वो कहता है कि इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं और वो ज़रूरियात एक ऑर्डर में होती हैं जो बायोलॉजिकल से स्टार्ट होती है, साइकोलॉजिकल से स्टार्ट हुई और ऊपर डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं। तो जब साइकोलॉजिकल नीड की बात करते हैं, ज़रूरत की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले इन्हीं की तरफ बात करते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में ये होता है कि वो किसी से मोहब्बत करे, लव करे और कोई उससे भी लव करे। उसके बाद जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है वो ये होती है कि कोई उसकी बात को तस्लीम करे, एफिलिएशन हो, किसी ग्रुप में वो तस्दीक किया जाए, जाना जाए और वो भी अपनी एफिलिएशन किसी एक ऐसे ग्रुप की तरह बताए। तो ये हमारी बेसिक नीड है। देखिए, रिलेशनशिप हमेशा म्यूचुअल होते हैं। जब भी आप किसी को चाहते हैं तो मकसद कहीं ना कहीं आपका चाहे जाने का ज़रूर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक यकतरफा तौर पे आप एक ताल्लुक़ जो है उसे लेके चलते रहें। यहाँ पर ज़रूरत यानी नीड की जहाँ हम बात करते हैं तो फिर नीड इस चीज़ की होती है कि वो ऑपोजिट पर्सन जो है वो भी इस चीज़ को वैलिडेट करे, इस चीज़ की तस्दीक करे कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। बिल्कुल, कि वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट वैलिडेट करता है म्यूचुअल रिलेशन को, कि रिलेशनशिप हमारे दो तरफा चलते हैं, एक तरफा रिलेशन नहीं होते, उनको तस्लीम करते हैं, हम तस्दीक करते हैं। तो ये वैलिडेशन के आप कह रहे हैं कि ज़रूरत के हवाले से अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी मैंने एग्जांपल शेयर की कि जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक की जाती है, हमें दूसरे की बात सुनते हैं, फिर चाहे उसका जवाब नहीं देते।
जवाब देने से हमारा सलूशन नहीं देते, लेकिन हम उस बात को तस्दीक करते हैं, हम मनोन से तस्दीक कर देते हैं कि हाँ इस तरह से है, अगर आप कह रहे हैं तो इस तरह की फीलिंग्स एहसास हैं, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक रिस्पेक्ट के साथ एक रिलेशन, तो हमारी बेसिक नीड्स में से रिस्पेक्ट भी है, वैलिडेशन से रिस्पेक्ट आती है, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। तो बेसिक नीड है हमारी, बिल्कुल ज़रूरत है हमारी, वैलिडेशन की ज़रूरत है हमें। सवाल का तीसरा हिस्सा वो बात करते हैं कि क्या हमें ये नुकसान नहीं देती, तो मैं यहाँ से सवाल का बेसिक थर्ड पार्ट है कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये साइन ऑफ वीकनेस है, कि ये हमारी कोई कमज़ोरी को शो कर रहा है, या हमें वीक शो कर रहा है कि हम दूसरों की बात को यस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पहले दो पार्ट अगर अच्छी तरह से कंसीव कर लिए जाएँ तो ये बात समझ आती है कि ये कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, बल्कि ये कोई साइन ऑफ पावर है, कि आपकी एक पावर को ये शो करता है कि आप कितने पावरफुल हैं, कि आप ना सिर्फ अपने इमोशंस के ऊपर एक आगाही रखते हैं, बल्कि आप दूसरों के इमोशंस की भी तस्दीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साहब ने ठीक कहा। मैं थोड़ा सा यहाँ हिस्ट्री के साथ इसे रिलेट करूँगा कि हम इंसान आज जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, हम जब लाइफ का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, बातचीत करना स्टार्ट किया, तो हम कभी भी इस लेवल पे नहीं थे। एक ज़माना था जब ज़ुबान या हमारी वोकेबलरी या ग्रामर बड़ी मुख्तसर और महदूद सी हुआ करती थी, लोग इतने ज़्यादा अल्फाज के साथ अपनी बातचीत नहीं करते थे। तो उस वक़्त अल्फाज तक महदूद थी, और उसके बाद फिर अल्फाज से बियॉन्ड द लाइन हमने देखा कि अल्फाज से बढ़ के भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है। जब हमने इनको रीड करना शुरू किया, इनको कम्युनिकेशन में लेके आए, तो वहाँ से चलता चलता ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन का। तो हिस्ट्री में वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को इस तरह से मर्ज किया जाता था कि या आप किसी की बात को तस्लीम कर लेते हैं, तस्दीक करते हैं, या आप रिजेक्ट करते हैं। तो जब आप बात किसी की तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे किसी की, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे बंदे को टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। अब रिजेक्शन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग में और वैलिडेशन में बड़ा वाज़ह फ़र्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग ये होता है कि आप किसी से वादा करते हैं कि मैं आप ये इस चीज़ की ज़िम्मेदारी प्रॉपर तरीके से आप ज़िम्मेदारी लेते हैं और फिर आप उसे निभाने की कोशिश करते हैं। रिजेक्शन में ये होता है कि अगर कोई बात कर रहा है तो आप फिल फॉर उसका एक जवाब दे देते हैं, आप फ़ौरन से ना कर देते हैं, स्ट्रेट नो कह देते हैं आप कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रिजेक्शन है। अब तक की जो कम्युनिकेशन ज़्यादातर चलती रही है वो इन दो लाइंस के दरमियान में चलती रही है कि या तो आप उसकी जिम्मेदारी ले लें, उसे मनवान तस्लीम कर लें, और फिर आप जुट जाएं, रिजेक्ट करें। बिल्कुल, जिसे अभी मॉडर्न साइंस एनेबलिंग के कॉन्सेप्ट से जानती है कि आप एनेबल करते जाएं, जो भी डिमांड्स हैं उन्हें आप तस्लीम करते जाएं। उसके हिस्से का भी काम आप खुद से करते रहते हैं, और इसको आप प्यार का नाम देते हैं या एहसास का नाम देते हैं, जिसमें आपको ये लग रहा होता है कि इसके लिए ये जो काम ये चाहता है, अगर ये मैं कर दूं तो ये बड़ा खुश होगा, या इससे मेरा प्यार जो है वो साबित हो जाएगा। बिल्कुल। सो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिजेक्शन के बिल्कुल पैरेलल चलती, जब आप उनको इनेबल करते हैं या उनको उनकी जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं। बिल्कुल, हम इंसान ये समझते हैं कि अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग या एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के दरमियान में जो एक लाइन चलती है वो वैलिडेशन है, कि जब आप दूसरे की बात को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट नहीं करते और मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात के साथ चलते हैं, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलते हैं, जैसे सर्टिनेस होती है कम्युनिकेशन में, उन्हीं से मिलता जुलता आगे कॉन्सेप्ट है कि अगले की बात आप तस्लीम कर रहे हैं एक रिस्पेक्ट के साथ, स्ट्रेट नो नहीं कह रहे, लेकिन आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, क्योंकि वैलिडेशन आगे में चल के ये भी सिखाती है कि पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स, कि जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका काम है, आप उसे ही करने दें। अब हिस्ट्री में हम देखें और थोड़ा सा पीछे, कि जब हमें वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट वाज़ह नहीं था तो हमें ये होता था कि दूसरे का काम करते करते वो जिम्मेदारी पता ही नहीं चलता था कि कब हमारे कंधों में आन पड़ी। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आप राह चलते, आप में से आपसे कोई एक मदद तलब करता है कि ये मेरा एक बोझ है, ज़रा थोड़ी सी मदद कीजिए ताकि मैं अपने कंधों तक इसे लेके आ सकूं। तो आप उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कब वो बोझ, जब आप उसकी हेल्प के लिए ऊपर कर रहे थे, वो बोझ आपके कंधों पे आ गया।
और फिर वो अगली डिमांड करता है कि थोड़ा सा फासला आप इसे लेके चलते रहें, तो फिर वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले लेते हैं। तो वैलिडेशन ये नहीं है, वैलिडेशन ये है कि जिसका बोझ है, जिनका काम है, इस काम को वही करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ से बिलोंग करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे होगी। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं कि कमज़ोरी नहीं है वैलिडेशन, रिजेक्शन कमज़ोरी है। रिजेक्शन हमारे लो सेल्फ स्टीम को, हमारी कम खुद एतमादी को, ज़ात पे कम भरोसे को शो करती है। एक और मैं यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, रिजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो साइंस हमें बताती है कि जब कोई बंदा किसी को रिजेक्ट करता है तो हमारे ब्रेन के वही एरियाज हिट होते हैं जो अगर किसी को कोई फिजिकली पनिश करता है या हिट करता है तो हिट होते हैं, तो सेम पेन हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो बल्कि यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि साइकोलॉजिकल पेन जो होती है वो फिज़िकल पेन से ज़्यादा इंटेंस होती है। बिल्कुल। और फिज़िकल पेन में आप शायद जैसे कह लें कि नम हो सकते हैं, पेन किलर खा सकते हैं, लेकिन जब आप साइकोलॉजिकल पेन में होते हैं तो आपकी तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस होती है। तो वैलिडेशन में अब रिजेक्शन की जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें वैलिडेशन अब जब हम नहीं कर रहे होते और रिजेक्शन कर रहे होते हैं, रिजेक्शन का मतलब ये है कि जब आप दूसरे बंदे की बात को प्रॉपर तरीके से वैलिडेट नहीं करते या असर्ट नहीं करते और स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहते हैं, निगेट करते हैं, आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल उसी तरह से है कि आप बार बार उनको फिजिकली पनिश कर रहे हैं। तो कैसे हम एक ऐसे बंदे के साथ रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं जिसे हम बार बार फिजिकली हिट कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और फिर भी हम समझ रहे हैं कि हमारी बातचीत या हमारा रिलेशन उनके साथ बेहतर है। हाँ, या फिर इस किस्म का रिलेशन जो ब्रोकन हार्ट के साथ हम डेवलप कर रहे हैं, इस किस्म का रिलेशनशिप हमें कैसे एम्पावर्ड कर सकता है या हमें कैसे कोई सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप को रिस्क पे रख के तो हम रिजेक्शन देते हैं या हम वैलिडेशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर इसके एवज़ हम दे क्या रहे हैं, हम अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को दे रहे हैं। बिल्कुल। वैलिडेशन हमें हमेशा एम्पावर करता है, वैलिडेशन हमें स्ट्रेंथ देता है, वैलिडेशन हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है, वैलिडेशन हमें अच्छे तरीके से सुनना सिखाता है, वैलिडेशन हमारी पर्सनल बाउंड्री सेट करना हमें सिखाता है, वैलिडेशन हमें ये सिखाता है कि ज़िम्मेदारी जहाँ पे है वहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वैलिडेशन के साथ आती हैं। अब इंसान जैसे जैसे और चीज़ों में तरक्की करते जा रहे हैं, नॉर्मेलिटी से सुपर नॉर्मेलिटी की तरफ आते जा रहे हैं, इसी तरह से वो और बहुत सारी चीज़ों में अपने रिलेशंस के हवाले से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, अपनी कम्युनिकेशन के हवाले से, इन सारी चीज़ों को बेहतर करते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है और एक महारत है, इसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन रेस ने जो तरक्की की है उसमें सबसे शानदार तरक्की तो कम्युनिकेशन है, क्योंकि आगाज़ में इंसान जब बातचीत करना नहीं जानता था, वो इशारों से कम्युनिकेट करता था, तो बड़ी मुश्किलात थी और आसानियाँ पैदा हुई हैं। और ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी में शायद यही एक फ़र्क है, नुमायाँ फ़र्क है, कि इंसान के पास ज़बान है या इंसान के पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे वो अपने जज्बात का इजहार कर सकता है बड़े आसानी से। बिल्कुल। तो जहां हम देखते हैं कि इंसान ने बाकी एरियाज़ में इतनी ज़्यादा तरक्की की है लाइफ के, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को बेहतर करने के हवाले से बहुत तरक्की की। आज हम देखें कि आज की जो सदी चल रही है कम्युनिकेशन के हवाले से चल रही है, कम्युनिकेशन के मोड ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन दूरियां ख़त्म करती जा रही है, और ये दूरियां ऐसी दूरियां नहीं हैं जिसमें लोग 7 समंदर पार बैठ के बात करते हैं। अगर आप साथ बैठे बंदे के साथ जो आप रिलेशनशिप में है, आपकी फैमिली में है, अगर आप उसकी बात को वैलिडेट नहीं करते तो ये दूरियां दिलों में भी हो सकती हैं, और दिलों की दूरियां उस 7 समंदर की दूरियों से बहुत ज़्यादा होती हैं जब आप एक छत के नीचे रहते हैं और दूसरे बंदे के इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते, फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते और बार बार रिजेक्ट करते जाते हैं। और एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत दूर बैठे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर मैं सरसाद को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में, ऐसा कभी भी हमें महसूस नहीं होता कि वो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ काम करते हैं। सो अभी वो जर्मनी में भी हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता कि वो कहीं बहुत दूर है। बिल्कुल। क्योंकि ऑल द टाइम वो पेशेंट्स के साथ भी सेशंस करते हैं और वो प्रोग्राम में भी आते हैं। सो अगर सर हमें देख पा रहे हों, क्योंकि उनके साथ आज हमारा राब्ता जो है वो प्रोग्राम के रेफरेंस में नहीं हो रहा, तो सर मैं यहाँ पर आप ज़रूर वैलिडेट करेंगे मेरी इस फीलिंग्स को। और लेकिन ये कि मैं जाफ़र साहब का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगी
कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए दावत जो है वो कबूल की, और बड़े अच्छे से जाफ़र साहब ने हमें वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जो वो समझाया। और यहाँ पर मैं बिल्कुल याद रखूँगी इस चीज़ को, हारिस इफ्तिखार साहब के को वैलिडेट करना मैं नहीं भूल सकती कि उन्होंने इतना शानदार सवाल पूछा है कि हमारे पिछले तमाम प्रोग्राम्स का निचोड़ है ये सवाल, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट हम कर पा रहे हैं कि वैलिडेशन आखिर है क्या और इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और फिर क्या ये हमारी कोई वीकनेस के तौर पे उभरती है या ये कोई हमारी पावर है जो हमें इतना एम्पावर्ड करती है कि हम अपने रिश्तों से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह लें कि जो अभी मॉडर्न स्किल्स आ रही हैं उन स्किल्स में से एक वैलिडेशन, और ये इंसान को स्ट्रेंथ में लेके आती है, ये पावर है। कम्युनिकेशन की पावर में से एक बड़ी पावर वैलिडेशन है। वैलिडेशन आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को बेहतर करती है। तो हारिस साहब, वैलिडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करती है, वैलिडेशन हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करती है, दिलों की दूरियां ख़त्म करती है, हमें एक दूसरे को फील करना सिखाती है कि इनफैक्ट हम एक दूसरे को सिर्फ सुने नहीं, एक दूसरे को महसूस करें। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी तरफ इशारा करती है कि हम एक दूसरे के एहसास को वैलिडेट करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल पहली बात की वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको हो गया होगा अभी। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल हमारी ज़रूरत है, ये ज़रूरत है हमारी, उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारी बाकी बेसिक नीड्स हैं, उतनी ही ज़रूरत है वैलिडेशन की, कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, और ये हमें स्ट्रेंथन करती रहती है, एम्पावर करती रहती है। अच्छा, एक बड़ा ही सवाल जो है मैं बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अनवर जमील साहब पूछ रहे हैं सर, वो कुछ लिमिटेशंस का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका इदारा चूँकि एक प्राइवेट इदारा है तो क्या गरीब मरीज़ों के लिए भी कोई सहूलत मौजूद है? सो मैं बड़ी इस बात पे हैरान हूँ कि आजकल के दौर में, कम्युनिकेशन के दौर में, जिसका अभी आपने रेफरेंस भी दिया है, हम इतने लिमिटेड हैं नहीं जितना समटाइम हम अपने आप को परसीव करना शुरू हो जाते हैं। सो मैं चाहूँगी कि अनवर साहब को भी आप कुछ सजेशन दें कि अगर वो बराह रास्त आकर इन पर्सन वो थेरेपी का हिस्सा नहीं बन सकते और किसी किस्म की वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो फिर कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं या वो किस तरह हमसे मदद ले सकते हैं? अनवर साहब का जो सवाल है ये आप कह लें कि एक बहुत वैलिड सवाल इस हवाले से कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि हम जाएं किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएं और ये सारी स्किल सीखें। तो अनवर साहब, आपके सवाल का जवाब उसी चीज़ में है जहाँ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं। मतलब ये जो हमारा जितना भी सेटअप है, हम सारी बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, स्किल्स हमारे एक्सपर्ट्स आके हमारे पेज पे शेयर करते हैं, तो ये सारी उन लोगों के लिए जो डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से, जो किसी तरह से यहाँ पे नहीं आ सकते या किसी तरह से और कोई महंगे इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सारी सहूलतें आप लोगों के लिए हैं कि आप लोग देखें, सुनें, सीखें, इनको अप्लाई करें लाइफ में। और फिर ये इंटरैक्टिव हैं, आप बार बार सवाल कर सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती आप बार बार कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनका जवाब देते रहते हैं। हर एक जो भी लाइफ स्किल है उसके हवाले से तकरीबन हमारा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उनको देखें, उनको समझें, जो सवाल आपके ज़हन में आते हैं आप ज़रूर पूछें। हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम आपको जवाब दें, तो हम जवाब देते भी हैं। फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती तो आप दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन इन सारे मसाइल का हल भी है कि आपके मसाइल हल हो रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आई थिंक यही इसका सलूशन मुझे यकीन है अनवर साहब को प्रॉपर जवाब मिला होगा। अनवर साहब, आपकी असिस्टेंस के लिए ही हम आपकी और आप जैसे लोगों की मदद के लिए हम इस किस्म के प्रोग्राम्स करें जिसमें हम ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। और अगर आप इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये तो बड़ा गोल्डन चांस है कि आप लर्न करें और फिर अप्लाई करें इन स्किल्स को, ऐसे बिहेवियर्स सीखें जो वाइटल बिहेवियर्स हैं, जो कि किसी एक चीज़ को बेहतर करने के लिए सीखे जाते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी पे पड़ता है, यानी कि लाइफ के सारे डायमेंशंस जो हैं उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। सो अगर आप इस किस्म की चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो मुझे यकीन है कि आपको इन पर्सन यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है।
अच्छा जाफर साहब, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील कर रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम में आकर? आई एम फीलिंग वेरी गुड, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स हैं मेरी, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। विलिंग वेज के पेज पे वक्तन फ़वक्तन और भी प्रोग्राम्स में मुख्तसर या ज़्यादा शमूलियत मेरी होती रहती है। बिल्कुल, आपका तो नेशनल टीवी का भी एक्सपोजर है। बिल्कुल। तो आपके प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात कि ओवरऑल इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, वेदर बड़ा अच्छा है, आपका साथ बहुत अच्छा है और आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के हवाले से आप बहुत अच्छा काम करें। मैं आपके काम को सिर्फ वैलिडेट नहीं करूँगा, वैलिडेट के साथ साथ अप्रिशिएट भी करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल है एक, और कम्युनिकेशन सीखना और फिर वैलिडेशन जैसा कॉन्सेप्ट सीखना। तो मैं भी आपका मशकूर हूँ बहुत सारी हमारे ऑडियंस की तरह कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम को लेके चल रही हैं और ये लाइफ में एक बेसिक स्किल सिखा रही, महारत सिखा रही हैं आप लोगों को। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपका तो शुक्रिया बाद में अदा करूँगी। मैं ये ज़रूर बताऊँगी पॉइंट कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, किसी ख़ास एरिया पे काम कर रहे होते हैं, किसी ख़ास चीज़ से डील कर रहे होते हैं, मगर ये जो प्रोग्राम है इसकी ज़रूरत हर इंसान को है। यानी ये इतना जनरलाइज किया जा सकता है कि कोई इंसान इसकी अहमियत से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हम सबको हमारे इमोशंस से वास्ता रहता है, हमारे रिलेशंस से वास्ता रहता है, और वहाँ पर फिर कुछ पेचीदगियाँ भी आती हैं। वहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि कोई हमें बताए। साइंस हमें वो स्टैंडर्ड्स दे सकती है जिनके तहत हम सही एक्ट आउट करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही जाफ़र साहब, आपके स्किल्स से आज हमें फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है, और नो डाउट कि आप अपने नॉलेज में और अपनी थेरेपी में बहुत मैच्योर हैं, और हमारे नाजरीन भी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों का जवाब देते हैं। एक सवाल जो बड़ी कश्मकश में डाल रहा है बहुत सारे लोगों को, वो शायद आपकी अपनी ज़िंदगी का तो डायरेक्ट कंसर्न नहीं होगा, और मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से ये भी बता दूं कि जाफ़र साहब अभी तक सिंगल हैं, अभी तक शादी नहीं हुई इनकी। लेकिन ये कि जो सवाल मैं इनसे पूछ रही हूँ वो तमाम शादीशुदा अफराद का एक जेन्युइन इशू है। तो मोहम्मद इमरान साहब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ वी इम्प्रूव आवर अटेंशन ड्यूरिंग टॉकिंग विद वाइफ। इस तरह के मसाइल तमाम ही खाविंद हजरात को देखने पड़ते हैं कि जब बीवी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो उनकी अटेंशन जो है वो कहीं खो सी जाती है और वो पूरी तरह सुन नहीं पाते। अब ये क्या वजह होती है? मोहम्मद आमिर साहब, पहली बात तो ये सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये तकरीबन लातादाद पाकिस्तान में मौजूद जो हस्बैंड्स हैं उनका सवाल है। ये मोस्टली पूछा जाने वाला सवाल है जब लोग यहाँ पे हमारे पास काउंसलिंग में भी आते हैं, मैरिटल काउंसलिंग में आते हैं, या रिलेशनशिप को बेहतर करने के हवाले से बात करते हैं, या कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो ये सवाल पूछते हैं कि स्पाउसल रिलेशन में एक दूसरे की बात को वैलिडेट नहीं किया जाता, या सुनने में इतनी मुश्किल क्यों आती है, या तवज्जो से नहीं सुना जाता। तो मेरा एक ही सबसे पहला जो जवाब होता है उनको ये होता है कि आप अपने रिलेशन को और रिलेशन की इम्पोर्टेंस को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को सीखें और इस चीज़ को समझें कि कम्युनिकेशन एक स्किल है। जब हम स्किल की बात करते हैं तो महारत की बात करते हैं, तो स्किल्स हम दुनिया में आके सीखते हैं, दुनिया में आके स्किल्स सीखते हैं। हाँ, हम बोलना, जब जो जिस बोलने को हम बोलना कहते हैं, कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन कहते हैं, वो वर्ड प्रोड्यूस करना होता है। जब हम स्किल्स की बात करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब हम इस यूनिवर्स में पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल उस तरह से होते हैं। जब हम किसी भी एक शॉप पे जाते हैं, मोबाइल शॉप पे जाते हैं, वहाँ से हम एक मोबाइल ख़रीदते हैं, वो महदूद से फीचर्स के साथ होता है, और फिर उसको बाद हम उसको चलाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें व्हाट्सएप नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। तो फिर हम वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे अपग्रेड करते हैं, अप स्टैंडर्ड करते हैं, अपने लेवल का करते हैं। तो जब हम इंसान भी पैदा होते हैं तो हम बहुत महदूद से सॉफ्टवेयर्स के साथ होते हैं जो कि तादाद में गिने चुने होते हैं, जिन्हें माहिर नफ्सियात या साइकियाट्रिस्ट ये कहते हैं कि उनमें एग्रेशन होता है, फियर होता है, वो खाने पीने के हवाले से जो बेसिक नीड्स होती हैं बस वो होती हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं होते
जैसे इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जैसे वो गाड़ी चलाना नहीं शुरू कर सकते, जैसे वो चलना नहीं खुद से शुरू कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं। तो उन बेसिक स्किल्स में जैसे हम सीखते आते हैं, हम वॉक करना सीखते हैं, हम कुछ खाना पीना सीखते हैं, फिर हम अपनी बातचीत एक्सप्रेस करना सीखते हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हम उसी तरह से सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात जो मैंने नोटिस की है वो बात ये है कि मोहम्मद इमरान साहब जो है वो बड़े जेन्युइन इंसान हैं और उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है जो कि यकीनन मदद सबको करेगा इसका जवाब। लेकिन इन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं दिया अपनी बीवी पर कि वो मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनती, बल्कि उन्होंने ये पूछा है कि मैं अपनी अटेंशन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि इस सवाल से ही इनकी मुझे इंटेंट पता चलती है कि ये काम अपने ऊपर करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके क्वेश्चन से ही, जहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि ये सीखना चाहते हैं कि कैसे रिलेशनशिप को या लिसनिंग को या अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। हम यकीनन मोहम्मद इमरान साहब आपके इस सवाल के ऊपर मज़ीद बातचीत करेंगे, मगर यहाँ पर टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट ज़रूर करना चाहती हूँ कि आपके ऐसे जो भी सवालात होते हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, वो सब जो कुछ पूछना चाहें वो कमेंट में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप में से कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता तो वो हमें इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस भेज सकता है। आप हमारी पर्सनल आईडी के ऊपर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका नाम अनाउंस नहीं किया जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan। वेलकम बैक नाजरीन, आपको विलिंग वे स्टूडियोज़ से हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, मैं फिर से दोहरा दूं कि आप जो सवालात पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए हमें अपने सवालात लिख के भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं हमें अपने क्वेश्चंस। अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपका नाम अनाउंस किया जाए तो हम आपका नाम बताए बगैर भी आपके सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जो क्वेश्चन मैं जाफ़र साहब आपसे पूछ रही थी वो मोहम्मद इमरान साहब का था, जिसमें वो ये चाहते थे कि बताया जाए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अटेंशन स्पैन को, किस तरह हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम बीवी के साथ बातचीत कर रहे हो। वैसे बड़ी अजीब बात है। स्पाउसल रिलेशन के हवाले से जब भी हम बातचीत करते हैं तो बातचीत की इम्पोर्टेंस के हवाले से बातचीत करते हैं कि कम्युनिकेशन, और ख़ासकर कम्युनिकेशन में लिसनिंग के हवाले से। तो सवाल का बेसिक कंटेंट उनका ये है कि किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में सुना जा सकता है। अगर मैं रीफ्रेज करूँ उनके सवाल को कि उस सारी ड्यूरेशन में हम सुन कैसे बेहतर तरीके से सकते हैं। तो अटेंशन भी यही एक प्रॉब्लम है कि हम जब बातचीत को प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे होते, लिसनिंग स्किल्स हमारी कमज़ोर होती हैं या प्रॉपर तरीके से हमने सीखी नहीं होती। अब यहाँ पे मेरा बात करने का मतलब कम्युनिकेशन सीखी नहीं होती, फिर वही स्किल की तरफ से है कि जिस तरह से हम लाइफ में ड्राइविंग करना सीखते हैं, बाकी और सारी स्किल सीखते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल भी सीखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में जब लिसनिंग सीखने के वाले से हम बात करते हैं तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बड़ी शानदार लास्ट सेंचुरी की बेस्ट बुक्स में से एक बुक है, जिसमें 5th हैबिट में स्टीफन आर कवी एक बात करते हैं लिसनिंग के वाले से, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बिल्कुल, बगैर समझे हुए किसी को अपना मौक़िफ़ समझाया जा ही नहीं सकता। बिल्कुल, कि पहले आप डायग्नोज करें, चीज़ को देखें, अंडरस्टैंड करें, सुने 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 और फिर उसके बाद आप रिप्लाई करें। तो इसमें वो 5 डिफरेंट टाइप्स बताते हैं लिसनिंग के हवाले से कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ये लिसनिंग स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं, हम इन तरीक़ों से सुन रहे होते हैं। इनमें से कमो बेश सारे तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा तरीका होता है जो किसी ख़ास पर्सन के साथ या ओवरऑल लाइफ में हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनमें वो सबसे पहले इग्नोरिंग लिसनिंग के हवाले से बात करते हैं
कि लिसनिंग का एक स्टाइल ये है कि हम इग्नोरिंग लिसनिंग कर रहे होते हैं, हम बात सुन नहीं रहे होते बल्कि इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर कोई हमारे सामने बोल रहा है तो हम फिजिकली तो वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन हम उनकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, सीरियस नोट नहीं ले रहे होते, और जो भी वो बातचीत कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि बस हम इसे सुन रहे हैं और बस हम सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें ये वो टर्म नहीं है हरगिज़ भी कि जिसमें कहा जाता है कि इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ही इसकी भी कोई इम्प्रूव काइंड है जिसमें यहाँ पर हम एक यू टर्न लगाते हैं और बात को कान में जाने ही नहीं देते और यहीं से एक यू टर्न लेते हैं और बात जो है वो एक हवा में कहीं रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक दूसरी जो लिसनिंग स्टाइल है हमारा वो ये आता है प्रीटेंड लिसनिंग, जिसमें हम बात सुन रहे होते हैं लेकिन शायद हम कोई हीला बहाना करके या कोई ऐसा शो कर रहे होते हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, असल में बात नहीं सुन रहे होते। जिसमें लोग प्रॉपर तरीके से हूँ हाँ गूँ गाँ भी करते रहते हैं कि वो बातचीत सुन रहे हैं, नोडिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बात सुन नहीं पा रहे होते। यानी उनका ब्रेन उन बातों को रजिस्टर नहीं कर रहा होता, उनका ब्रेन जो है वो मसरूफ़ होता है किसी और फंक्शनिंग में, किसी और बात के बारे में सोचने में, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो बात सुन रहे हैं और वो आदतन या मुरव्वतन जैसे कह दें कि वो हाँ भी कर रहे हैं और वो सर भी हिला रहे हैं और दूसरा पर्सन ये समझता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा जो स्टाइल है वो सेलेक्टिव लिसनिंग के हवाले से, जिसमें से जितनी भी बातचीत होती है उसमें से हम कोई मोटी सी बात चुन लेते हैं और फिर हमें लगता है कि सारी बातचीत का जो खुलासा था, मरकज़ी ख्याल था, वो बस यही था, और उसके बाद वो वर्ड कोई हो सकता है या एक सेंटेंस हो सकता है वो हम सुन लेते हैं और बाकी रफा दफा कर देते हैं। इसमें ये भी हो सकता है ना कि आप पूरे कंटेंट में सिर्फ अपने मकसद की बात सुने। बिल्कुल। जैसे आपको कोई बहुत ही अहम मुद्दे पे कुछ बताया जा रहा है लेकिन उसमें जहाँ कोई चंक आपसे रिलेटेड है या आपके फ़ायदे का है उसको तो आप सुन लें, मगर जहाँ आपका कोई नुकसान है वहाँ आप बिल्कुल ही उस बात को आई गई कर दें। बिल्कुल। और ये नुकसान की बात सुनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इस बात से घबराना नहीं चाहिए। ये इंसान की इंस्टिंक्ट में होता है कि वो फियर से जब भी किसी चीज़ को देखता है और फियर फील करता है तो डिफेंसिव हो जाता है। तो जब हम मुश्किल बातचीत सुनते हैं या हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होती है तो डिफेंसिव हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो लिसनिंग स्किल्स में हम इन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं कि हम किस तरह से डिफेंसिव हुए बिना प्रॉपर तरीके से सुन सकें दूसरे की बात को। उसके बाद आता है अटेंटिव लिसनिंग, कि हम अटेंटिव वे में सुन रहे होते हैं लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से फील नहीं कर पा रहे होते। हम सुन रहे हैं, हमें ये पता है दूसरे बंदे ने क्या बात की, हमें ये पता है क्या वर्ड्स थे, कि लेकिन हमने उस बात को फील नहीं किया। हमारी बॉडी लैंग्वेज और जो हमारी लिसनिंग है वो आपस में कहीं पे मैच नहीं कर पा रहे, उनमें डिफरेंस आता जा रहा है। और यानी एम्पैथेटिकली हम डील नहीं कर पा रहे बातचीत को, जिसमें हम ये नहीं समझ पा रहे कि दूसरा जो कह रहा है उसके फीलिंग्स क्या है या उसके जज्बात क्या हैं इसके पीछे, वो किस वे में बात कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन हम राइट वे में नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल। अब फिफ्थ जो स्टाइल है अभी जो मिस ने डिस्कस किया वो एम्पैथेटिक स्टाइल है। वो सबसे बेहतरीन शानदार अब तक का जो आइडेंटिफाई किया गया है लिसनिंग स्टाइल वो है, जिसमें आप दूसरे बंदे की बात को सिर्फ सुन नहीं रहे होते बल्कि फील भी कर रहे होते हैं कि इस वक्त एहसासात के हैं, फीलिंग्स के हैं, किस टोन के साथ वो बात कर रहे हैं, किन फीलिंग्स के साथ बात कर रहे हैं, बात करने का मकसद क्या है, मतलब कि आप डेप्थ में जाके उनकी बात को सुन रहे होते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग में आके हम अपनी अटेंशन को बेहतर कर सकते हैं। अटेंशन को बेहतर करने के लिए जो बेसिक इमरान साहब का सवाल है कि जब हम बात सुन रहे होते हैं तो हम अगले बंदे की फीलिंग्स को फील करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, कि बार बार उनकी आंखों में झांक के देखना, उनकी सारी बॉडी को ओवरऑल उनकी फीलिंग्स को, एहसासात को देखना, फिर वो जो बात कर। इसका एक फ़ायदा यहाँ पे जाफर साहब मैं ये भी बताती चलूँ इमरान साहब को कि बहुत उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी और उनको बिफोर टाइम यानी प्रोएक्टिवली वो ख़तरात को भी भांपने के काबिल हो जाएंगे और इससे यकीनन वो अपने ताल्लुकात से नुकसान कम से कम उठाएंगे। यानी उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि बादल बरसने वाले, ख़तरा जो है वो सर पे मंडला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात वो कर रहे हैं, दूसरा बंदा बात कर रहा है स्पाउस में से कोई एक, तो उस बात को सुनना और फिर उसे रीफ्रेज करके बताना कि जो आपने बात की मेरे मुताबिक उसका मतलब ये या मैं इससे ये समझा, क्या मैं सही समझाऊं। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से बातचीत सुन सकते हैं। अब बातचीत ना सुनने की वजूहात बहुत सारी होती हैं
जैसे अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद हमने ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया, या सोसाइटी में या कल्चर में हमें नहीं सिखाया जाता कि जिनके साथ हम एक छत के नीचे रहते हैं और हम ये समझते हैं कि हम इनके साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं तो हम रह ही रहे हैं, शायद इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उन लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो मेहमान आते हैं, उन लोगों की ज़्यादा कदर है जिनसे हम कभी कभार मिलते हैं। हम इंसान इस चीज़ की, इस सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को ऑपरेट करते हैं और इन थॉट्स के साथ, बिलीव्स के साथ हम चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे साथ रह रहे होते हैं, जिन्होंने हमारा उम्र भर का साथ निभाना होता है, हम उनको प्रॉपर तरीके से सुनते भी नहीं हैं, हम उनको सुन नहीं पा रहे होते, हम उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते। बहुत आपने शानदार बात कही है जाफर साहब। मैं भी इस पॉइंट को वैलिडेट ज़रूर करना चाहूँगी कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ वास्ता मुख्तसर होता है या वक्ती होता है, मगर हमारी ज़िंदगी में होना ये चाहिए कि हम उन रिश्तों को सबसे ज़्यादा वैल्यू करें, उन रिश्तों को सबसे ज़्यादा अटेंशन दें जिनके ऊपर हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो है वो हमने गुजारना होता है। तो उन लोगों को वैलिडेट, और उससे भी पहले आप, यानी अगर मैं स्पाउजल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन और भी है जिसको वैलिडेट करना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आप खुद। अपनी फीलिंग्स को समझें, अपने जज्बात और एहसासात को एक्नॉलेज करें, ताकि आपके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाए जिसमें आप अपने स्पाउस को भी वैल्यू दे सकें और उसको भी समझ सकें। जब हम किसी को सुनते नहीं हैं स्पाउसल रिलेशन में या ओवरऑल हमारे रिलेशन में, जो हमारे घर में रह रहे होते हैं, जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमारे अजीज़ होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, जब हम उनको सुनते नहीं हैं, उनको वैलिडेट नहीं करते, वो बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एंड से लिसनिंग स्किल्स इतनी शानदार नहीं होती कि हम उस चीज़ को रजिस्टर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। फिर आपको लोग एक छत के नीचे कहते, ये भी कहते सुनेंगे कि मैं आपके साथ वक्त तो बहुत गुजारता हूँ, लेकिन लगता है मोहब्बत फीकी पड़ गई है। एक बार ये भी तो सोचें कि वो प्यार के 2 मीठे बोल बोले कितनी देर हो गई आपको। जब भी बातचीत करते हैं तो आपकी बात में वो मिठास नहीं रहती। अगर कोई इस तरह से बात करता है तो फिर हम और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी में झांक के एक बार देख लेना चाहिए कि जो हमारे साथ रह रहा है, जो हमारी ज़िंदगी में हमारा साथ निभा रहा है, हमने लास्ट किस टाइम पे प्यार के साथ बैठ के उनको सुना, कब हमने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, सिर्फ बातें नहीं, अपनी फीलिंग्स भी शेयर की। और जब हम एक ही छत के नीचे रहते हैं तो एक रिलेशनशिप फटीग के नाम से टर्म है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हम रहते जाते हैं तो हम रिलेशनशिप में फटीग फील करना शुरू करते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को रिफ़्रेश करना, जैसे हम कंप्यूटर चलाते रहते हैं और थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो जाता है तो हम उसे रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा से रीस्टोर करते हैं। तो इस तरह से अपने रिलेशनशिप को बार बार रिफ़्रेश करना, रीस्टोर कहना, मोहब्बत भरे कलमात कहना एक दूसरे को, एक दूसरे की बात को, फीलिंग्स को वैलिडेट करना। ऐसी फाइल्स को डिलीट कर दें जो कि आपके काम की नहीं, यानी ऐसी इनवैलिडेशंस को, ऐसी बातों को जो नफ़रत का बाइस बनती हैं या जिन पे गुस्सा आ सकता है, ऐसी फाइल्स को डिलीट करें और ऐसी फाइल्स को रिफ़्रेश करें जिनके साथ आप एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। बिल्कुल। तो जब रिश्तों में ये मिठास बढ़ती है, चाहत बढ़ती है, तो फिर लोग एक दूसरे को ज़्यादा गौर के साथ सुनते हैं, फिर लोग एक दूसरे को सुनते नहीं, फील भी करते हैं। तो ये जो अटेंशन के प्रॉब्लम या इस किस्म के लिसनिंग के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप को ओवरऑल भी एक बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग को शार्प करने की ज़रूरत है कि दूसरे बंदे को आप सुने, आप फील करें, रियलाइज़ करें। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सीखते हैं। हमें लगता है कि जो जिस तरीके से हम ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं, शायद ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है। अब स्पाउसल रिलेशन में दोनों एंड से प्रॉब्लम आ रही होती है। ऐसा नहीं होता कि एक एंड अगर सुन नहीं पा रहा, समटाइम ऐसा होता है कि दूसरे एंड से दूसरा पार्टनर सुना भी नहीं पा रहा होता। देखिए, ये तो एक कॉमन एरर है, या जैसे कहिए कि एक लाजिम व मलजूम बात है कि जब आपको कोई सुन नहीं रहा होता तो आप बोल भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि जब आपको वो रिस्पांस नहीं मिलता, यानी आपको वो रिफ्लेक्सेस नहीं आप कैच करते, तो फिर आप वो बात उस तरीके से बता भी नहीं पा रहे होते। बिल्कुल। अब लिसनिंग में एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम बातचीत सुनना शुरू करते हैं, लिसनिंग के हवाले से जो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट ने साइकोलॉजी में ज़्यादा काम किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं
कि जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं प्रॉपर तरीके से हमारे ब्रेन में रीस्टोर करते हैं। हमारा एक अपना रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम होता है, जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे रजिस्टर करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर अपनी एक स्टोरी बनाते हैं। और जब हम दूसरे बंदे को सुन रहे होते हैं तो हम अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, और यही स्टोरी ज़्यादा औकात हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम अपने स्पाउस को, जब हम अपने किसी प्यारे को ज़िंदगी में सुनने बैठते हैं तो पीछे पहले से हमारे ब्रेन में एक स्टोरी बनी होती है, अजम्पशंस बनी होती हैं कि जो ये बात कर रहा है इसका मतलब ये है, जो ये बात कर रहा है इसका मतलब ये है। तो लिसनिंग करते हुए, सुनते हुए उन स्टोरीज़ को एक साइड पे रख के न्यूट्रल होके सुनना चाहिए उस बंदे की। जो उसके बाद फिर आप जो भी नतीजा निकालें वो म्यूचुअल होना चाहिए, वो विन विन स्टेट पे होना चाहिए। अब सुनाने वाला समटाइम, अब उसकी भी अपनी ऐसी पेनफुल फीलिंग्स होती हैं, वो फील हम इंसान एक और गलती ऐसी करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी ऐसी पावर है कि दूसरा बंदा हमारे एहसासात को खुद ब खुद जान लेगा। हम बहुत सारे ऐसे जब अपनी फीलिंग्स को या बातों को, अपनी मैसेजेस को कन्वे करते हुए उनको हाफ स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते हैं। हम तवक्को कर बैठते हैं कि दूसरा बंदा इसको समझ लेगा, दूसरा बंदा इसको जान लेगा। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि वो इंसानों के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो दूसरे बंदे के दिमाग में, दिल में जाके झांक के देख ले कि वो क्या कहना चाह रहा है। बताने की जिम्मेदारी बहरहाल आपकी अपनी। बिल्कुल, बताना और पूरी बात को पूरे तरीके से जेन्युइन वे में बताना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रिलेशनशिप में कोई ऐसी तवक्को रख रहे हैं कि अगर मैं बात नहीं करूँगा दूसरा खुद ब खुद फील कर लेगा, रियलाइज़ कर लेगा, तो फिर आप अपने रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कहना शुरू करें। वो एक पुराना ट्रेंड हो गया, रिसर्चेस बार बार इस चीज़ को निगेट कर रही हैं कि अगर आप हाफ स्टेटमेंट कहते हैं तो हो सकता है कि दूसरा बंदा हाफ स्टेटमेंट ना समझ सके, और ना हमारे पास कोई ऐसी शानदार अभी स्किल्स आई हैं। हो सकता है फ्यूचर में जाके इंसान सीख ले, लेकिन अभी तक ऐसी स्किल्स नहीं है। तो बात को बताना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस बात को जहन में रखना कि जो आपकी बात सुन रहा है वो भी तो हम सब की तरह, आपकी तरह एक इंसानी है, वो सुनने में भी गलती कर सकता है। तो अपनी बात को मुकम्मल तरीके से सुनाना ताकि उसे सुनने में भी आसानी हो, बात समझाने में उसकी हेल्प करना, मदद करना, और उसके साथ ऑपरेशनल वर्ड्स इस्तेमाल करना। ऑपरेशनल वर्ड्स वो होते हैं जो प्रॉपर तरीके से किसी स्टेट को, किसी सिचुएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उन अल्फाज के साथ अपनी बात को बताना। हम इंसानों ने कम्युनिकेशन में इतनी तरक्की की है, पहले इतने कोई वोकेबलरी के लिहाज से अल्फाज नहीं होते थे। अब वोकेबलरी के लिहाज से जैसी भी स्टेट में आप लफ्ज़ कहना चाह रहे हैं आपको वैसे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का, अल्फाज का चुनाव करना, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो बात सुनाते हुए ऐसे अल्फाज का चुनाव करना कि जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, वो प्रोवोक ना करती हूँ, अगले बंदे को गुस्सा ना दिलाती हूँ। कहा जाता है कि सच कड़वा होता है और सच बोलने से दूसरे लोगों को गुस्सा लगता है। तो मैं यहाँ पे इस मिथ के बारे में भी कहता जाऊँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारा बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि दूसरा बंदा प्रवोक होता है। लोग बहुत से गहरा सच भी बता देते हैं, जो लोग ट्रेंड होते हैं इन सारी चीज़ों में। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के हवाले से प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है, लोग सीखते हैं कि अगर आपने किसी को कोई ऐसा सच बताना है जो सुनने में बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो कैसे आप पोलाइट वे में वो सच बताएं कि सुनने में आसान लगे और वो कड़वा ना लगे, वो प्रवोक ना हो, वो तस्लीम करे, उस चीज़ को मान ले कि वाकई हकीकत इस तरह से है, वो हकीकतों को मानता चला जाए। तो दोनों एंड से काम करने की ज़रूरत है कि बातचीत जब हम करते हैं और कम्युनिकेशन, जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, दूसरी साइड से जो मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे भी कम्युनिकेशन में काम करने की ज़रूरत है और कन्वे करने के एंड पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो दोनों एंड जब बेहतर होंगे तब हमारी कम्युनिकेशन जानदार होगी, जब हमारी कम्युनिकेशन जानदार होगी तो हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे। और हमेशा याद रखें कि ये कम्युनिकेशन हमेशा रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ऐड करती है, और रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में इतनी ही ज़रूरी है जितना हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है जाफ़र साहब आपने। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो और दिलाना चाहूँगी कि समटाइम हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें किसी बात पे बुरा लग रहा है या फीलिंग्स जो है वो हर्ट हुई हैं आपस में, लेकिन वो दिन जो है वो पास आउट हो गया है, गुजर गया है, और अगला दिन जो है वो बड़ा शानदार है, मगर हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं या हम पुरानी किसी रंजिश को दिल में रखते हैं और हम आज के मौजूदा वक्त को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते।
बल्कि यहाँ पे मेरे जहन में एक मुख्तसर सी नज़्म आ रही है, मैं चाहूँगी जहाँ आपने बात की कि अल्फाज का इस्तेमाल, तो शायरों ने इस वे में काफ़ी काम किया है कि ऐसे अल्फाज उन्होंने आपके लिए बना के रखे हैं कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो रिलेट भी हो जाती हैं और आप उनको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी नज़्म है परवीन शाकिर की कि जो कि आज के मौसम से भी काफ़ी रिलेट कर रही है कि इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा, इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा, हार जीत की बातों को कल पे हम उठा रखें, आज दोस्ती कर ले। सो कल जो भी हुआ उसको वैल्यू ना देते हुए इस चीज़ को वैल्यू करें कि आज का वक्त कितना अहम है और कितना खूबसूरत है, और अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड करता जो आपकी नज़म से बड़ी शानदार नज़म आपने बताई कि रिश्तों में रूठना ज़रूरी नहीं होता या रूठने की कोई ज़रूरत नहीं होती। रूठे बिना भी असर्टिव वे में हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, हम अगले बंदे को बता सकते हैं कि आपकी ये बात सुन के मैंने हर्ट फील किया, लेकिन रूठे बिना भी चीज़ों को एंजॉय किया जा सकता है। और दूसरा वाला एंड तो बड़ा ही शानदार था कि आज दोस्ती नहीं, हमेशा दोस्ती को ही प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बहुत ही शानदार और मुफीद गुफ्तगू जाफ़र साहब आज आपने हमारे साथ की, और मुझे यकीन है मोहम्मद इमरान साहब ने इससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया होगा, बल्कि जितने लोग यहाँ पर, चूँकि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, रिलेशनशिप में हर कोई होता है, तो हर किसी को इसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। सो मैं चलती हूँ हमारे प्रोग्राम के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें नाज आसिफ साहिबा ने पूछा है, और उन्होंने, अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने नॉय हो के ये बात कही है या वो वैलिडेट कर रही हैं। वो कह रही हैं यू गाइस कंपेयर एवरीथिंग विद साइकोलॉजी। सो क्या ऐसा है कि हर चीज़ साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी? क्या ये कॉन्सेप्ट है? आप क्या कहेंगे? मैं, वक्त बड़ा महदूद है, मुख्तसर सा जवाब देना चाहूँगा यहाँ पे कि साइकोलॉजी हमारे माइंड एंड बिहेवियर से मुतालिक है। तो जहाँ जहाँ पे भी इंसान की सोच होगी, जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों के मुतालिक इंसान सोचेगा, तो वहाँ वहाँ तक साइकोलॉजी है। माइंड एंड बिहेवियर्स यानी जहाँ जहाँ सोचेगा और जहाँ जहाँ एक्ट आउट करेगा, जहाँ आप कुछ करेंगे या जहाँ आपके साथ कुछ होगा, यानी दुनिया में होने वाली हर चीज़, हर अमल और हर एक्ट का ताल्लुक जो है वो नफ्सियात से है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और समटाइम साइकोलॉजी के बारे में ये सोचा जाता है नेगेटिव कोनोटेशन। अभी तक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे साइकोलॉजी को थोड़ा सा इस हवाले से लिया जाता है कि शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम या ऐसी चीज़ों के साथ है, तो ऐसी चीज़ों के साथ नहीं है। साइकोलॉजी एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो ज़िंदगी में रंग भरता है, खुशियाँ लेके आता है। ऐसा नहीं लगता कि शायद नाज साहिबा का जो जहन है वो इस तरफ गया हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टिग्मासाइज किया जाता है नफ्सियात को, और एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है कि जो शख्स कुछ ज़हनी बीमारियों का शिकार है या कुछ मसाइल का शिकार है, सिर्फ उसी से रिलेट करती है साइकोलॉजी और वहीं पर मदद की जा सकती है साइकोलॉजी के तहत। बल्कि जो लोग ज़िंदगी में अच्छे काम कर रहे हैं या कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को भी इन्हांस करने के लिए जो मदद है वो हमें बिहेवियर साइंसेस ही दे सकती है। इसके अलावा मदद कहीं से नहीं मिल सकती। और एंड पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो लोग ये जान लेते हैं कि उन्हें साइकोलॉजी की ज़रूरत है, तो यकीन करें वो उन लोगों से बहुत शानदार दिमाग के साथ हैं जो ये जान ही नहीं पाते कि उनको साइकोलॉजी की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट के पास आ नहीं पाते। तो साइकोलॉजी एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, चीज़ें वाकई साइकोलॉजी के साथ मिलती जुलती हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे थॉट्स और एक्शन के साथ मिलती जुलती हैं। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब आपका, और मैं अपने नाजरीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ुसूसन मैं अपने उन व्यूवर्स का जिन्होंने इतने शानदार क्वेश्चंस भेजे, और यकीनन मैं इस सिलसिले को आगे भी जारी रखूँगी, और आप अपने कमेंट्स में हमें अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।